हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टर विद नोड जिसके अंदर मैंने आपको परमिशन के बारे में बताया था और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था कि कैसे आप रोल वगैरह डिजाइन कर सकते हो, कैसे परमिशन डिजाइन कर सकते हो और परमिशन बेस्ड सिस्टम अपना सेटअप कर सकते हो किसी भी टाइप के बैकएंड के अंदर। तो इतनी सारी चीज अब हमने कर ली है। तो अब बारी आती है एसएसआर की। अब एसएसआर से आप क्या समझते हो? एसएसआर का मतलब है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो आज की इस वीडियो में सर्वर साइड रेंडरिंग की बात हम करेंगे। तो बिना किसी तरीके चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएसआर के बारे में बताऊंगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग होती क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी और फायदे क्या है इसके, ये सभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और साथ में अपने नोड.जेएस के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज के थ्रू हम सर्वर साइड रेंडरिंग का बेस्ट फायदा उठा सकते हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में बताता हूँ। देखो, आपको सीएसआर का पता है? सीएसआर का नहीं पता तो सीएसआर का मतलब है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब है कि आपकी जो रेंडरिंग होगी ना, जो आपका एचटीएमएल पेज बनेगा ना, वो क्लाइंट पे बनेगा। क्या? क्लाइंट पे बनेगा। तो क्लाइंट पे कैसे बन सकता है? क्लाइंट पे बनेगा जेएस के थ्रू। मतलब कि जेएस के थ्रू आप एक एपीआई रिक्वेस्ट करोगे और वहां से डेटा आएगा, उस डेटा को आप रेंडर कर दोगे अपने पेज पे। ठीक है, अपने एचटीएमएल पेज पे उस डेटा को रेंडर कर दोगे। ठीक है, तो ये तो होगी क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है ना, अपना एसईओ लो हो जाता है। क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमारी घट जाती है। कैसे? कि जब सर्च इंजन पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो क्या करता है, सर्च इंजन जो हमारी वेबसाइट होती है ना, उसको उस पर गेट रिक्वेस्ट करेगा और उस पर उसका जो भी डेटा होगा ना वो निकाल के लेके आएगा। ठीक है, लेकिन आजकल के सर्च इंजन तो काफी पावरफुल हो चुके हैं, वो उसके अंदर का डेटा निकाल के ले लेते हैं और उसके अंदर की जो जावास्क्रिप्ट है वो भी एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा टोटल तैयार होके आता है वो उठा के ले आते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि भाई जावास्क्रिप्ट नहीं रन कर पाई, तो आपके पास जो सर्च इंजन के पास जो डॉक्यूमेंट जाएगा वो सिर्फ ये जाएगा, एक तो आपका HTML टैग और उसके अंदर जो आपने टाइटल वगैरह सेट कर रखा हो वो, और एक ब्लैंक DIV जाएगा। और उस DIV के अंदर बाद में चीजें रेंडर होती हैं एज पर नीड, जब भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। आपको पता होगा जब भी आप रिएक्ट करते हो तो रिएक्ट के अंदर एक सिंपल एक DIV बनाते हैं ना, एक DIV बनाते हैं HTML के अंदर, उसको गेट करते हैं। वो हमारा मेन ऐप कंपोनेंट होता है, उसके अंदर हम सारे कंपोनेंट ऐड करते जाते हैं। तो जब भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है उसके अंदर एक एक करके कंपोनेंट्स आते हैं, है ना। तो ये हमारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग है। आप जब भी करते हो रिएक्ट का यूज तो एक तरीके से आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही कर रहे हो। ओके, अब बारी आती है सर्वर साइड रेंडरिंग की। सर्वर साइड रेंडरिंग इसका मतलब क्या है कि सर्वर पे जो हमारा बैकएंड है ना, उसी पे हम पूरा का पूरा HTML पेज डिजाइन करेंगे और उसको सेंड कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, पूरा का पूरा HTML पेज डिजाइन करा और उसको सेंड कर दिया। आप उसके अंदर अपनी टेलविंड यूज कर सकते हो, बाकी अदर लाइब्रेरीज जो मन करे आप वो यूज कर सकते हो उसके अंदर। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से सेटअप करना है वो। ठीक है, तो एसएसआर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अपने नोड.जेएस के अंदर हम कैसे एक HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको किस तरीके से हम सेंड करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फायरफॉक्स को ओपन करवाता हूँ एक बार। इसके अंदर मैं आपको ना डेथ कोड की वेबसाइट ऑन करवाता हूँ, deathcode.in। एक बार के लिए यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पर आप ब्लॉग्स में जाना, अगर आपको ब्लॉग्स मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना एक ब्लॉग मैंने पोस्ट किया है अभी, हाउ टू सेटअप एंड यूज EJS टेम्पलेट इंजन इन नोड.जेएस। ठीक है, तो ये रीड फुल ब्लॉग पे क्लिक करने ना, अगर आपको नहीं मिले ना तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, EJS लिख के एंटर कर देना तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉग आ जाएगा। रीड मोर पे क्लिक करना तो यहाँ पर आपका जो ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉग हो गया। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेटअप करना है, इसका यूज करेंगे हम, इसमें से रीड करेंगे कि किस तरीके से EJS का सेटअप होता है। तो देखो, सर्वर साइड रेंडरिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आप करते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऊपर जाओ थोड़ा सा तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से आप सर्वर साइड रेंडरिंग करते हो। शायद प्रोजेक्ट 1 में अगर आप जाओगे server.js में, इसे मैंने बताया था आपको कि ब्लॉग्स कैसे आपको इस तरीके से सर्वर साइड में रेंडर करने हैं, है ना। तो ये तो बहुत छोटी चीज हो गई है ना। अब ऐसे आप मैप लगाते फिरोगे, एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर ऐसे काम नहीं चल पाता ना, ऐसे अच्छे से नहीं हो पाता काम। तो उसके लिए मैं आपको एक और अच्छा सेटअप बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सेटअप करना है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए इसको बंद करता हूँ अभी। और मैंने आपको बता रखा है कि
नॉर्मली सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे करी जाती है। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग करने के लिए ना आपको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे SSR Node.js टेम्पलेट इंजन्स, ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ इंजन्स हैं अवेलेबल आपके पास की भी अगर आपको Node.js के अंदर करनी है सर्वर साइड रेंडरिंग, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंजन्स है, टेम्पलेट इंजन्स है। देखो मैं बता ही देता हूँ आपको। एक टेम्पलेट इंजन है जो कि EJS है, हम यूज करने वाले हैं। बाकी और भी होते हैं जैसे कि पग है और हैंडलर है, मस्टैक है और रिएक्ट तो है ही, आपको पता है। तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट जैसे भी तो Node.js ही है एक तरीके से, बस आप कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो और रिएक्ट का फायदा उठा लेते हो। तो वही बात है यहाँ पर कि भाई अब आपको सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है, लेकिन हाँ जी, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया है। आप करोगे कैसे? डायरेक्ट आप अगर HTML पेज बनाओगे और उसको सेंड करोगे तो वो अच्छे से नहीं काम करेगा ना। अभी आपको बताता हूं मैं। एक फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे व्यूज के नाम से, ठीक है, VIEWS व्यूज के नाम से बनाएंगे। अभी व्यूज का मतलब होता है इसके अंदर हम अपने टेम्पलेट रखते हैं, जैसे कि एक होम का टेम्पलेट रख दिया हमने, एक डैशबोर्ड का टेम्पलेट रख दिया, एक अबाउट का टेम्पलेट रख दिया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर टेम्पलेट रखते हैं, HTML टेम्पलेट। हाँ जी, HTML टेम्पलेट। ओके, तो अब हम आज की जो वीडियो में यूज करने वाले हैं वो है EJS पे आप जा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो EJS और यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पर आ सकते हो। तो ये एक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग इंजन है जो कि आपको क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। ये स्पेशली Node.js के लिए और काफी हाईली पॉपुलर भी है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो मैंने आपको बताए हुए पॉपुलर नहीं है, नहीं, ये भी पॉपुलर है काफी। लेकिन हम EJS का यूज करने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, और EJS का यूज करके ही हम आगे की सारी चीजें देखने वाले हैं कि कैसे हम इजी कर सकते हैं अपने सर्वर साइड रेंडरिंग को। तो मान लो जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है 23 SSR, और इसके अंदर सिंपल आपका क्या है, एक URL कंट्रोलर है जिसके अंदर आप URL क्रिएट कर सकते हो विदाउट ऑथेंटिकेशन। सारी की सारी URLs को गेट कर सकते हो, और एक रीडायरेक्टिव URL एक ये कंट्रोलर है ना। और इसके राउट वगैरह भी मैंने सेटअप कर रखे हैं यहाँ पे कंप्लीट, कि पोस्ट पे ऐसे क्रिएट URL, गेट पे गेट URL, और अगर आप शॉर्ट ID को दोगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा वो, ठीक है। तो ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है जो कि मैंने उठाया यहाँ से, और ये मैंने उठाया कहाँ से बता दूं आपको। तो ये 15 वाला है ना, जो जिसमें हमने ओथ वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा, तो ये 15 वाला उठा के मैंने इसका नाम चेंज कर रखा है, ठीक है। बाकी आपको ये पूरा का पूरा कोड गिटहब पे मिल ही जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूँ ऊपर, तो यहाँ पे हमने कोई भी इसको चीजें नहीं बता रखी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर हैंडलिंग करनी है, किस तरीके से आपको कौन सा इंजन यूज करना है। सबसे पहली बात तो आपको जो आपकी जो एक्सप्रेस ऐप है ना, आपको पहले बताना पड़ता है कि आप कौन सा इंजन यूज करने वाले हो, व्यू इंजन कौन सा यूज करने वाले हो, ठीक है। व्यू इंजन का मतलब है कि कौन सा इंजन, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सा मॉड्यूल आप यूज करने वाले हो अपनी सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। तो हम कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं EJS। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पर आओ, इस ब्लॉग पर आओ, यहाँ पर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। बाकी चीजें आप पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि EJS है क्या चीज। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है, और हम EJS को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल है और EJS को हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर npm EJS यहाँ पर लिखते हैं, एंटर कर देते हैं। बस इतना ही करना है हमको। और जैसे ही EJS इंस्टॉल हो जाएगा, हम एक सेकंड, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, नोड मॉड्यूल बाहर आ गए, डिलीट करते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ से चलते हम CD करते हैं 23 में। बाहर ही मैंने नोड मॉड्यूल्स कर दिए, और यहाँ पर CD करते हैं 23 में। इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा npm EJS, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके अंदर EJS को इंस्टॉल कर लेंगे। और एक चीज और है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सटेंशन में जाके EJS, ये क्या करेगा, आपको कोड की जो सिंटैक्स है ना वो हाईलाइट करने में हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा, ठीक है। जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या रिक्वायरमेंट्स मिलते रहेंगे, सजेशंस मिलते रहेंगे कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो आप ये चाहो तो इंस्टॉल कर लो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी, टोटली। मैंने इंस्टॉल कर लिया आपको दिखाने के लिए ये एक्सटेंशन। और अब आपको जो फाइल बनानी होगी ना इसके अंदर, वो बनानी होगी .EJS। जैसे कि मैं बना लेता हूँ एक यहाँ पे home.EJS, ठीक है। अब देखो EJS आइकन भी चेंज हो गया है, लेकिन अब आप कहोगे इस फाइल में हमको राइट क्या करना है। देखो सिंपल, हम इसके अंदर राइट करेंगे अपना HTML कोड। हाँ जी, इसके अंदर हम और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करने वाले, सिंपल एक HTML कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। बस इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट है। अगर आपने रिएक्ट करी है, होप मैं तो यही मान के चलता हूँ कि अब आप Node.js पर आए हो तो आपने रिएक्ट करी होगी। अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, कर लेना जरूरी है, बेसिक क्लियर होते हैं काफी सारे। और अभी मैं बता दूं आपको, इसके अंदर हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे रिएक्ट के अंदर हम इस तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम इस तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सारे टैग अलग हैं, हाँ जी, ये सारे टैग अलग हैं कि किस तरीके से कौन सा यूज करना है। जैसे कि इफ एल्स के लिए कुछ इस तरीके से लगाओगे, तो ये सब टैग अलग हैं, इनकी आप डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर पढ़ सकते हो अच्छे से। और ये जो सजेशंस आ रहे हैं मेरे पास, ये मैंने जो अभी आपको एक्सटेंशन डलवाया है उसकी वजह से ये आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ओके, तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर एक इफ कंडीशन आपको
आपको लगानी तो आप इस तरीके से लगा सकते हो यहाँ पर। डन। तो जब भी आपको अपनी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप EJS का यूज़ कर सकते हो। अब आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ मैं कि क्या क्या मतलब आप इससे कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर एक H2 डाल देता हूँ। दिस इज टेस्टिंग SSR, ठीक है, टेस्टिंग SSR। और अभी इसको ना रेंडर करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हम server.js पे जाते हैं और यहाँ पर ना करते हैं app.get, है ना, app.get ही नहीं करना ना हमको, यहाँ पर करते हैं app.get और गेट रिक्वेस्ट आपको पता ही है कि किस तरीके से काम करती है वो। और यहाँ पर हम एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे देंगे REQ RES, इसका तो आपको पता ही है, ये तो मेरे को बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न RES.render, एक फंक्शन है रेंडर के नाम से। अब इसके अंदर आपको व्यू बताना पड़ता है कि कौन सा व्यू आपको रेंडर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर रेंडर करूँ होम पेज, ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम देना पड़ेगा होम। ऑटोमेटिकली ये व्यूज के अंदर से होम को उठा के ले आएगा। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी डायरेक्ट नहीं उठा के लाएगा। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आप अपनी ऐप को बताओ कि आप इंजन कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मैं EJS यूज कर रहा हूं तो पहले आप अपनी ऐप को बताओ कि आप EJS यूज कर रहे हो, तो ठीक है। वो कैसे बताओगे, वो देखो, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पर आओ और यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको अपना फोल्डर ऑर्गेनाइज करना है। जैसे हम API के लिए कंट्रोलर्स बनाते हैं, ऐसे कंट्रोलर्स, ऐसे व्यूज नाम से भी फोल्डर बनता है जिसके अंदर हम अपने व्यूज रखते हैं, ठीक है, index.ejs about.ejs इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेटअप बता रखा है कि किस तरीके से आप अपना सेटअप करोगे। देखो, सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा इंजन यूज करने वाले हो। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ चलेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, app.set view engine EJS। इसका मतलब है कि हम अपनी एक्सप्रेस ऐप को बता रहे हैं कि व्यू इंजन हम जो यूज कर रहे हैं वो है EJS, ठीक है, EJS का व्यू इंजन हम यूज कर रहे हैं। और एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी, app.set views path.resolve, ये, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ, पेस्ट करके आपको बता ही देता हूँ। देखो, app.set views, अब इसको हम ये बता रहे हैं कि जो हम व्यू इंजन यूज कर रहे हैं वो तो है EJS, लेकिन जो हमारे व्यूज हैं, ठीक है, जो हमारे व्यूज होंगे, ये मतलब कि जो हमारी फाइल्स होंगी व्यूज की, वो कहां पर है, हमारे जो व्यूज हैं वो है path.resolve। पाथ ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं से इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक है, इसमें से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कह देंगे path.resolve। ये पूरा का पूरा पाथ है ना जो इस फोल्डर का, ये पूरा का पूरा इसको रिजोल्व करके इसको बता देगा कि टोटल पूरा पाथ ये है, यहाँ पर आपको सारे के सारे व्यूज मिलेंगे और कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है। तो हमने बता दिया इसको कि यहाँ से व्यूज उठाने आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एक रिटर्न RES.render home। अब ये .EJS लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप यहाँ पे होम लिखते हो तो ये क्या करेगा, आपने बता रखा है कि भाई व्यूज कहाँ है, व्यूज है सारे व्यूज फोल्डर के अंदर, तो ये व्यूज के अंदर जाएगा, उसके अंदर होम नाम की जो भी फाइल होगी उसको उठा लेगा। जैसे कि ये वाली फाइल है, उसको उठा के रेंडर कर देगा और सेंड कर देगा क्लाइंट पे, ठीक है, क्लाइंट पे सेंड कर देगा, मतलब कि यहीं पर रेंडर होके वो सेंड हो जाएगी। और रेंडर क्या होगा, जो भी HTML इसके अंदर आप लिखोगे वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं एक बार, npm run dev करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा ना सर्वर। हाँ जी, हो गया स्टार्ट। तो अभी चलते हैं यहाँ पर और इसको अभी ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा लोकल होस्ट है, ये 4000 है, लोकल होस्ट 4000 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखो टेस्टिंग SSR आ चुका है ना। अब मैंने इसके अंदर क्या लिख रखा है, यहाँ पर मैंने H2 लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे H1 लिख दूं तो देखना यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब एक बार दोबारा रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी, देखो बड़ा हो गया टेक्स्ट, है ना। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली इसके अंदर अपनी स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हो, जो चाहो आप वो यूज कर सकते हो। अब देखो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा प्रोजेक्ट इन द सेंस कि हम इसके अंदर बनाने वाले हैं अभी करंटली। जो हमारा URL का क्रिएट था ना, हम पोस्टमैन से करते थे जो चीज़, वो हम यहीं से कर लेंगे अब, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, तो ऐसा थोड़ी है मैं बस ये छोटा सा ऐसा दिखा के आपको ऐसे ही भेज दूंगा कि जाओ करो सर्वर साइड रेंडरिंग, ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। तो एक और चीज़, जब भी आप ये रेंडर वर्ड यूज करते हो, रेंडर फंक्शन को यूज करते हो, तो यहाँ पर आप साथ में ऑप्शंस भी सेंड कर सकते हो। ऑप्शंस का मतलब यहाँ पे आप एक तरीके से वेरिएबल्स भेज सकते हो अलग अलग, जैसे कि मैं आपको भेज के दिखाता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पर भेजा नेम, ठीक है, और नेम में मैंने भेज दिया यहाँ पर डेथ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट इस home.js के अंदर भेज देगा, ये अपने आप ही भेज देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर यूज करके, तो आप इस तरीके से यहाँ पर यूज कर पाओगे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इस ब्लॉग पे जाओगे तो मैंने कंप्लीट यहाँ पर ना अच्छे से बता रखा आपको कि किस तरीके से आपको रेंडरिंग करनी है। जैसे कि इंडेक्स वाला पेज है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक डेटा भेज सकते हो, और जो आपने डेटा
डेटा भेजा है वो आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज भी कर सकते हो। हाँ जी, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अगर आप कहीं पर भूल भी जाते हो तो ब्लॉग पे आप आके आप अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको इफ एल्स कंडीशन लगानी है तो वो भी आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हो। मैंने आपको बता रखा है, देखो यूजिंग लूप्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको मैंने लूप बता रखी है और इफ एल्स भी बता रखा है कि इफ एल्स किस तरीके से आपको लगानी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ। ठीक है, टाइटल नहीं, यहाँ पर दिखाते हैं नेम। बस नेम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपल ये यूज करना है। और यहाँ पर अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता ना कि क्या है तो यहाँ पर देख लेना आउटपुट वैल्यू है। आउटपुट वैल्यू का मतलब आपको कोई वेरिएबल यूज करना, तो आप ये यूज कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिख दो यहाँ पे नेम। ठीक है, अब अगर नेम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंगल ब्रैकेट्स लगे इनके अंदर आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो रही है ऑटोमेटिक। सेव करते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो नेम में आ गया डेथ कोड। नेम में क्या आ गया? डेथ कोड आ गया। अगर मैं बाहर से नेम को नहीं भेजूंगा तो क्या होगा, है ना, क्योंकि मैंने वहां पर नेम को यूज करा है लेकिन मैं बाहर से नेम को नहीं भेज रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया एरर कि भाई नेम था, नेम नहीं मिला, नेम था, नेम नहीं मिला। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। अभी देखना, ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से लगानी है। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पर देखते हैं इफ, एक टैग, इफ टैग लगाते हैं। इफ यहाँ पर लिख देते हैं नेम। अगर नेम है, ठीक है, अगर नेम है तो यहाँ पर नेम रख दो। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर नेम रख दो, सेकंड इक्वल नेम और यहाँ पे परसेंटेज, और ये इस तरीके से अगर नेम है तो यहाँ पर नेम रख दो। अब देखो, अब एरर नहीं आएगा। एक सेकंड, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा जूम करते हैं एक बार अच्छे से और देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है नेम डॉट डिफाइन नहीं है, नेम जो है वो डिफाइन नहीं कर रखा आपने यहाँ पर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पर सिंपल एक H1 रखता हूँ अभी के लिए। H1 नीचे रखते हैं नेम को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ परसेंटेज इफ, कंडीशन में हमारी आ जाएगी नेम। अगर नेम है, ठीक है, और नेम है तो यहाँ पर हेलो शो कर दो, हेलो और उसके बाद नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन रख के देखते हैं एक बार और प्रोग्राम में देखते हैं अभी कोई एरर तो नहीं है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ, यहाँ पे कंट्रोल सेव, अच्छा मैंने दोबारा से प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट नहीं किया था इसलिए वो रन नहीं हुआ था। और अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको तो अब एरर आता है कि भाई नेम इज नॉट डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से जो एरर है ना ये EJS की वजह से ही हो रहा है। EJS जो है यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई अगर नेम नॉट इक्वल टू है अनडिफाइंड के, अनडिफाइंड, अगर इक्वल नेम जो है वो अनडिफाइंड के इक्वल है, नेम नहीं टाइप ऑफ नेम है ना, टाइप ऑफ जो नेम है वो अगर अनडिफाइंड के इक्वल है एंड नेम, इस तरीके से मैं अगर कंडीशन लगाऊं तो ये क्या ये काम करेगा। अभी देखते हैं एक बार, यहाँ पर सेव करते हैं इसको दोबारा से और चल के देखते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं इस पे। अब देखो टेस्टिंग SSR अब खुल रहा है हमारा पेज, ये जो हमारा पेज है अच्छे से खुल रहा है। और अब हम अगर यहाँ पे नेम भेजते हैं, यहाँ पर अगर मैं नेम भेजूं, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे डेथ कोड और सेव करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास डेथ कोड आ चुका है, हेलो डेथ कोड है ना। तो कुछ एरर सॉल्विंग इस तरीके से आपको करनी पड़ सकती है, कई बार हो जाते हैं ऐसे एरर। देखो ये एरर मेरे साथ भी पहली बार हो रही है क्योंकि मैं भी EJS इतना यूज नहीं करता, इतना क्या मैं यूज ही नहीं करता EJS। जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाओगे तो मेनली आपका जो फोकस होगा वो Next.js, React.js, Vue.js, AngularJS इन पर होगा मेनली। और अगर आप कोई अदर लाइब्रेरी यूज करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, EJS हाँ जी आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं इसको, और क्योंकि कहीं ना कहीं तो यूज होती है ये, इसलिए बनी है, कुछ ना कुछ ये भी प्रॉब्लम एक सॉल्व करती ही है, इसीलिए इसका यूज हो रहा है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ये, है ना। तो अगर आपको करना है आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है कंपलसरी, नहीं आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिएक्ट आता है तो आप बैक एंड Node.js में बनाओ और फ्रंट एंड में आप रिएक्ट यूज करो। नेक्स्ट आता तो आप इजीली सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसकी बातें बाद में करेंगे। अभी हमने यहाँ पे रेंडरिंग करके देख लिया। मैंने आपको इफ एल्स कंडीशन भी सिखा दिया कि लूप कैसे लगानी है। एक सिंपल आप इस तरीके से एक इफ एल्स कंडीशन लगाओगे और यहाँ पर उस कंडीशन को एंड कर दोगे और उस कंडीशन के आप नॉर्मल, उस कंडीशन के अंदर आप नॉर्मल HTML टैग्स लिख सकते हो और जहां पर भी आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी वहीं पर आप ये एंगल ब्रैकेट परसेंटेज और परसेंटेज एंगल ब्रैकेट बंद कर दोगे। और अगर इक्वल टू का साइन लगाओगे तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स की वैल्यू यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्ट इफ लिख दोगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी इफ कंडीशन लगा सकते हो, सेम टू सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी इफ यूज करनी है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और ऐसे यूज कर लोगे, नहीं। देखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है इफ का और एंड कहाँ पर हो रहा है, एंड अलग हो रहा है इफ का। ठीक है, तो ये अपने आप EJS टेम्पलेट इसको रीड कर लेगा अच्छे से और इसको अच्छे से पूरी HTML बना के रिटर्न भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। यहाँ पर लिख देते हैं SSR बाय डेथ कोड। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पर। और अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे, यहाँ पर एक इनपुट बनाएंगे
इनपुट, और इनपुट का आपको पता ही है कैसे काम करता है इनपुट। और इसके अंदर जो टाइप है वो हम टेक्स्ट देंगे, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, नहीं प्लेस होल्डर को मैं चेंज कर देता हूँ, एंटर यूआरएल कर देता हूँ, एंटर यूआरएल, किसी भी टाइप की यूआरएल को आप एंटर करो इसके अंदर। और एक हम सबमिट बटन बना लेते हैं, यहाँ पे क्या डेटा नहीं है, सबमिट बटन है ना, एक ये बटन है सबमिट, ठीक है, नहीं जनरेट कर देता हूँ, जनरेट या फिर क्रिएट शॉर्ट यूआरएल इसको करते हैं। और इसको ना एक काम करते हैं, फॉर्म के अंदर ऐड कर लेते हैं, एक बार फॉर्म के अंदर इसको ऐड कर लेंगे और इसको बंद करता हूँ यहाँ पे एंटर, और इसको ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। और इसका जो बटन है ये वाला बटन, इसको मैं यहाँ पे टाइप इक्वल टू सबमिट कर देता हूँ, सबमिट। और जो फॉर्म है हमारा वो हमारा मेथड होगा गेट का, सॉरी पोस्ट का। और कहाँ पर हम पोस्ट करेंगे इस फॉर्म को, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर, राउट्स के अंदर, और क्रिएट यूआरएल, ये स्लैश, ठीक है, स्लैश का मतलब है स्लैश API स्लैश V1 और फिर ये स्लैश है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्शन में यूज करेंगे इस यूआरएल को, एक्शन, और एक्शन के अंदर हम यूआरएल डालेंगे स्लैश API स्लैश V1, और फिर है उसके बाद स्लैश, और V1 के बाद है क्या ये, एक बार देख के आते हैं, यहाँ पे server.js के अंदर जाएंगे और API V1, हाँ V1 के बाद स्लैश, सिंपल, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा, और यहाँ पर जो नेम है ना, यहाँ पर नेम देना जरूरी है, नेम देंगे हम जो यहाँ पर ले रहे हैं, इसके अंदर जाएंगे, क्रिएट यूआरएल के अंदर जाएंगे, क्रिएट यूआरएल के अंदर हम कहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर से एक्सेप्ट कर रहे हैं यूआरएल को, क्या यूआरएल को एक्सेप्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर से। तो यहाँ पर हम भेजेंगे यूआरएल, क्या भेजेंगे, यूआरएल भेजेंगे नेम को। और ये तो सबमिट बटन है, और भी कुछ चाहिए क्या यहाँ पर क्रिएट यूआरएल के अंदर, और भी कुछ चाहिए क्या, नहीं, अगर यूआरएल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो एरर शो करवा लेंगे, और यहाँ पर जनरेट हो जाएगी हमारी यूआरएल, ठीक है। और ये पेज जैसे फॉर्म डेटा फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश होता है, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पर एक चीज और, जो ये फॉर्म है ना, जब हम इस पे क्लिक करेंगे बटन पे, तो ये हमारे इस राउट पर एक रिक्वेस्ट करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट, और डेटा भेजेगा बॉडी के अंदर, लेकिन ये फॉर्म डेटा होगा। फॉर्म डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से आपको यूज करना है वो एनकोडेड यूआरएल, तो ये आपको यूज करना है इस तरीके से। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो express.url encoded, इस तरीके से मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, एक्सटेंडेड ट्रू, ये आप यूज करो, आपका जो फॉर्म डेटा है वो इजीली पार्स हो जाएगा, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया इधर, अब इसको टेस्ट करके देखें क्या एक बार, यहाँ पर मैं यूआरएल भरता हूँ और टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, रिफ्रेश है ऑलरेडी, जूम करते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक यूआरएल। एक काम करते हैं, इस यूआरएल को शॉर्ट बना लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, एंड देन यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और क्रिएट शॉर्ट यूआरएल। और यहाँ पर देखो हमारे पास यूआरएल शॉर्ट यूआरएल बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखो KPU5X, ये है ना, इसको कॉपी करते हैं, एक सेकंड कॉपी, और यहाँ पे चलते हैं, इसको डुप्लीकेट करेंगे, बट डुप्लीकेट नहीं करते, यहाँ पर चलते हैं, और इस पे यहाँ पर बनाता हूँ मैं लोकल होस्ट 4000, और API की V1 API, हाँ जी API V1 स्लैश, और ये मैं पेस्ट करता हूँ एंटर। और क्या मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, हाँ जी मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, तो हमारी जो शॉर्ट आइडिया वो बनके तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं इस पर रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं इस पेज पे आ जाता हूँ यहाँ पर, और हमको शो होता है JSON ऑब्जेक्ट, जो वहां से रिक्वेस्ट रिटर्न हुई है, कहाँ से, इस कंट्रोलर से जो रिक्वेस्ट रिटर्न हो रही है वो हमको शो हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे हमारी ये यूआरएल क्रिएट होगी कंप्लीट, हम यहाँ से रेंडर कर सकते हैं अपनी इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ रिटर्न res.render, और इस रेंडर के अंदर मैं भेज सकता हूँ जैसे कि एक व्यू, और ये हमारा होगा HTML नहीं, होम पेज हमारा होम, और इसके अंदर मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट न्यू URL, और इसके अंदर मैं आपका पूरा OBJ भेज दूंगा, यहाँ पर OBJ जो भी है ये पूरा OBJ चला जाएगा, ठीक है, URL के अंदर। और इसको सेव करते हैं एक बार, और यहाँ पर सर्वर home.ejs में आते हैं, और यहाँ पर एक कंडीशन और रखेंगे, ठीक है, एक कंडीशन और रखेंगे कि जैसे ये बन के तैयार होगी ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H3 रखेंगे, और इसके अंदर रखेंगे न्यूली क्रिएटेड URL, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। और इसके अंदर इसको ना कंडीशन में रखते हैं कि यहाँ पर एक इफ एल्स लगाएंगे, और यहाँ पर लिखते हैं सेम कंडीशन जो हमने पहले लिखी थी, टाइप ऑफ न्यू URL नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, और साथ में एंड न्यू URL नॉट इक्वल टू नल। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल इस तरीके से लिख देंगे, और इसके अंदर हम ये H3 को डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर न्यू URL है हमारे पास तो हम यहाँ पर उसको शो करवा देंगे, एक कंप्लीट किस तरीके से शो करवाएंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बार हमारे मॉडल
के अंदर कि हमारा मॉडल कैसा है। ये एक शॉर्ट आईडी है, एक डायरेक्ट रीडायरेक्ट यूआरएल है और एक विजिटेड है, कितनी बार वो विजिट हुई है ना, और शॉर्ट आईडी सॉर्टेड यूआरएल भी है। तो सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर मौजूद हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि भाई एक हम यहाँ पर शो करवा देंगे कि भाई न्यूली क्रिएटेड यूआरएल, और यहाँ पर हम एक तरीके से चलो कराते हैं शो सिंपल। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा न्यू यूआरएल डॉट, एक सेकंड, यहाँ पर इस तरीके से नहीं, डॉट शॉर्ट आईडी, इस तरीके से होगा ना। यहाँ पर देखता हूँ मॉडल के अंदर जाके शॉर्ट आईडी, हाँ जी शॉर्ट आईडी आ गई, और सॉर्टेड यूआरएल भी लेते हैं ना, सॉर्टेड यूआरएल इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक डैश लगाऊंगा, डैश, और इस तरीके से परसेंटेज और इक्वल टू यहाँ पे लिखा लेंगे न्यू यूआरएल डॉट ये सॉर्टेड यूआरएल। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर चलता हूँ मैं और इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया कि भाई न्यू यूआरएल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर वो सेम एरर आया जैसे पिछली बार आया था, अनडिफाइंड। यहाँ पर मैंने अनडिफाइंड की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पर आ चुका टेस्टेड यूआरएल। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाली यूआरएल को सॉर्ट करके देखते हैं। कॉपी करते हैं और यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर चलते हैं इस पे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे क्रिएट, और देखो ये न्यूली क्रिएटेड यूआरएल, ये हमारी शॉर्ट आईडी है और ये पूरी की पूरी यूआरएल आई है। अगर इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँ और तो ये हमको यहाँ पर ले जाएगी गीट, इस पे कौन सा ये गीक फॉर गीक्स पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सारी की सारी चीजें। और एक चीज और, जब आप होम पेज को रीड एंटर करोगे स्टार्टिंग में, बिल्कुल है ना, तो हम एक काम और कर सकते हैं। जो हमारा सर्वर डॉट जैसे यहाँ पे मैंने जो होम पेज को रीड एंटर किया है, यहाँ पे हम सारी की सारी यूआरएल्स भी भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं भेजूँ कॉन्स्ट यूआरएल्स, यूआरएल्स जितनी भी हैं उनको गेट कर लो एक बार। यहाँ पर अवेट यूआरएल, जो हमारा मॉडल है ना यूआरएल मॉडल, उसको लेके आओ, ये वाला यूआरएल मॉडल, ठीक है, इसको लेके आओ डॉट फाइंड। आपको इतना तो पता ही होगा कि ये कैसे काम करता है। और अवेट को यूज करने के लिए यहाँ पे हमको असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है, फाइंड, और ये सारी की सारी यूआरएल को फाइंड करके हमको यहाँ पर दे देगा। और यहाँ पर हम यूआरएल्स को भेज सकते हैं, यूआरएलएस को भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भेज दिया है यूआरएल्स। अब यहाँ पर होम पे जाएंगे और सेम टू सेम इस कंडीशन को मैं नीचे कॉपी करूंगा। और टेबल बनाना तो आपको आता ही होगा, है ना, तो टेबल यहाँ पे बना देते हैं एक सिंपल कि भाई अगर यहाँ पर यूआरएलएस है, ठीक है, यूआरएलएस है और कुछ ना कुछ यूआरएलएस के अंदर है, यहाँ पर उसकी डॉट लेंथ चेक कर लेते हैं, LENGTH, अगर ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, तो हमको ये दिखाना। और यहाँ पर एक एंड कंडीशन और लगा लेते हैं URLS, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीटली अच्छे तरीके से कंडीशन लगा ली है। और यहाँ पर ऑल URLs यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ऑल URLs, जितनी भी URLs है सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक फॉर लूप। क्या लगाएंगे? एक फॉर लूप। और फॉर लूप कैसे लगाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर आप आओगे तो इस तरीके से हमारी कुछ फॉर लूप लगेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, फॉर ईच, यहाँ पर ये लगा रखी है, फॉर ईच लगा लो, फॉर लूप लगा लो, कैसे भी लगा लो। इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर फ्रूट्स की जगह आपको यूज करना है URLs, ठीक है, URLs डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे हमको मिलेगी एक URL पर्टिकुलर, और इस पर्टिकुलर URL के अंदर हमारे पास फ्रूट नहीं होगा, हम इसके अंदर फ्रूट नहीं देंगे, हम इसके अंदर देंगे एक तो लिंक, ठीक है। और लिंक किस तरीके से देंगे, एक तो हमारी होगी यहाँ पर URL डॉट शॉर्ट आईडी, और साथ में एक ब्रैकेट लगाएंगे, और उस ब्रैकेट के अंदर हमारा होगा यहाँ पे परसेंटेज इक्वल टू URL डॉट विजिटेड, है ना, विजिटेड है ना। एक काम करते हैं, ऐसे कॉपी कर लाते हैं विजिटेड, और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं डन, और यहाँ पर परसेंटेज, और इसको बंद भी कर देंगे। ऑल्ट शिफ्ट F करके मैं इसको फॉर्मेट भी कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये तो गंदा फॉर्मेट हो गया भाई, है ना, इसको भाई प्रीटियर फॉर्मेट कर अच्छे तरीके से। ऑल्ट शिफ्ट F, इसने इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया यहाँ पर, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। इसको नीचे करते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या एकदम। कंट्रोल Z करूंगा मैं, हाँ भी ठीक है, ये ऐसा ही ठीक है, फॉर्मेट नहीं करते हम इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल कि भाई मैंने जो यहाँ पर लिखा कि भाई शॉर्ट आईडी आएगी, उसके ब्रैकेट में आएगा एक तो URL कितनी बार वो विजिट हुई है, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर एक टैग आएगा सिंपल इस तरीके से, और उसके बाद आएगा एक A टैग, ठीक है, सिंपल A टैग, ताकि आप वहाँ पर जा सको। और एक उसके अंदर होगा HREF, और इस HREF के अंदर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ गया, ये रहा, इक्वल टू, और यहाँ पर परसेंटेज कहाँ गया, परसेंटेज ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे URL डॉट सॉर्टेड URL, है ना, यहाँ से कॉपी कर लाते हैं नाम ताकि गलत ना हो, सॉर्टेड URL, और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। एक तो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट, और इसके अंदर हम अच्छे से, एक सेकंड, यहाँ पर ये लगाते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे URL का जो भी नाम वगैरह होगा, या फिर कुछ भी जो आप चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो, यही लिख देते हैं सेम टू सेम। ये कॉपी करेंगे, इसको कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो कंफ्यूज मत हो, एक बार स्टार्टिंग में कंफ्यूज होना बनता है बिल्कुल। देखो एक LI क्रिएट होगी, उसके अंदर हमारी एक A टैग होगा, ठीक है, ये एक LI है, ठीक है। इस LI के अंदर हमारा क्या होगा, एक पहले तो सॉर्टेड आईडी दिखेगी,
और वो कितनी बार विजिटेड हुई है वो दिखेगा, और साथ में यहाँ पर एक एंकर टैग लगा दिया ताकि लिंक भी दिखे, और लिंक पे क्लिक करने पे ये लिंक दिखेगा, और इस लिंक पे क्लिक करने पे आप इस लिंक पर पहुंच जाओगे, रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे ना। सेव करते हैं इसको और चलते हैं यहाँ पर अपने पेज पर, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। ये क्या हो गया, अरे बाबा, यहाँ पर इस पे नहीं आना, हमको जाना है होम पेज पे, एंटर। तो यहाँ पर देखो कितनी बार कौन सी वेबसाइट जो है वो विजिट हुई है, वो यहाँ पर लिखा 0011, ये एक बार विजिट हुई है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो पहले वाली पे 1 सेकंड, यहाँ पर शॉर्ट आईडी क्यों शो नहीं हो रही, ये जो शॉर्ट आईडी है ये शो नहीं हो रही है। एक बार देख के आते हैं, एक बार मॉडल के अंदर शॉर्ट आईडी किस तरीके से लिखा है, डी छोटा है ना, तो यहाँ पर डी छोटा कर लेते हैं, तो ये डी है, इसको छोटा कर देंगे, सेव करते हैं इसको, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो देखो पर्टिकुलर शॉर्ट आईडी भी सेव हो रही है, कितनी बार कौन सी विजिट हुई है ब्रैकेट में वो भी सेव शो हो रहा है हमको ना। अगर देखो पहली वाली SJ वाली, तो देखना SJ वाली को मैं विजिट करता हूँ, और जैसे मैंने विजिट करा है तो उसका एक काउंट बढ़ चुका होगा है ना। वापस करते हैं, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ देखो एक बढ़ चुका है। जितनी बार आप इसको विजिट करोगे राइट क्लिक करके ओपन कर लो, जैसे मैंने एक बार और विजिट कर लिया, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो देखो विजिटेड 2 हो चुका है। तो आप यहाँ पर कंप्लीटेड अपनी सारी देख सकते हो, राइट क्लिक करोगे व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो कंप्लीट आपको ये देखने को मिलेगा पूरा का पूरा डेटा, कि सारा का सारा HTML में, और कहीं पर भी कोई जावास्क्रिप्ट आपको नहीं मिलेगी। तो यूजर को यही रहेगा ये सारा एक्शन हो कहाँ से रहा है, आया कहाँ से ये सारा डेटा है ना। तो ये सारा डेटा कहाँ से आया, ये सारा डेटा आया है आपका कंप्लीटेड बैकएंड से, ठीक है। और हमने इस पे URL टैग नहीं लगाया है, आपको पता होगा, मैंने इस पे कोई URL टैग UL टैग नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आप चाहो तो UL टैग भी लगा सकते हो, एक सिंपल एक UL टैग बना लो, और UL के अंदर आप इस पूरे का रख दो है ना, इस तरीके से। और इसको बैक करते एक बार बैक, और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको अच्छे से, हाँ जी, इस तरीके से रख दो और सेव करो। और अब देखते हैं अच्छे से आएगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इस तरीके से आ गया आपका URL, ठीक है। ऑल URLs, ये आपकी सारी की सारी URLs आ गई हैं। तो होप आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे EJS का यूज़ करना है। जब आप इसको यूज़ करने लगोगे तो आपको इसकी आदत होती चली जाएगी, और आप इसके अंदर स्टैटिक फाइल्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्टैटिक फाइल्स आपको कैसे यूज़ करनी है। मैंने आपको बताया था, वो कौन से वीडियो में बताया था, शायद कुकीज़ में बताया था या फिर लॉगिन वगैरह फाइल अपलोड, हाँ जी फाइल अपलोड में बताया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक फोल्डर में जो भी आप रखते हो तो आपको करना पड़ता है वो सेटअप। देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे server.js में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा ना, express.static और पब्लिक में अंदर आप अपनी CSS फाइल्स रख सकते हो, और इसके अंदर अपनी CSS फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, डायरेक्ट अगर आप यहीं पे CSS फाइल बना लोगे और उसको इंक्लूड करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगी। पब्लिक फोल्डर में रखना और उसको पहले होस्ट कर देना, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रखा है कि भी express.static की स्टैटिक फाइल को एक्सेस किया जा सकता है वहां से, वहीं से उसको उठाना, ठीक है, वहीं से उसको उठाना। और बस सिंपल इतना ही था। बाकी आप ट्राई करना इसको कि कैसे करते हैं। बाकी आपको कुछ एरर आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सोशल मीडिया वगैरह पर भी आप फॉलो कर सकते हो मेरे को। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइज लाइक करो। और ये जो सर्वर साइड रेंडरिंग है ना, ये मैं आपको ये मान लो कि सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं करता नहीं उसको यूज़। मैं ज़्यादातर Next.js को प्रेफर करता हूँ। मेरी फेवरेट जो है वो Next.js ही है फ्रंट एंड में। और अगर आपको करना ही पड़ जाए तो आप EJS कर सकते हो। बाकी आप अदर लाइब्रेरीज भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पग हो गई है ना, और भी थी जो मैंने आपको बताई थी, ब्लॉग में ऑलरेडी सारी मिलेंगी आपको, और उनको भी आप ट्राई करो। और उनकी जो ट्राई करोगे जब आप, उनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी, अच्छे से आप ट्राई कर सकते हो। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करो वीडियो को, स्मैश दैट लाइक बटन, एंड मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। और हाँ, ये जो Node.js का कोर्स है ना, ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एक कंप्लीट कोर्स है ये Node.js का, बैकएंड का, मेनली बैकएंड का कोर्स है। Node.js तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बताई कि Node.js तो सिंपल JS है, और इस बैकएंड के कोर्स में ना मैंने इसका नाम जो रखा है ना बैकएंड मास्टरी है ना, तो जो बैकएंड मास्टरी है ना वो रियलिटी में मास्टरी करके जाओगे आप यहाँ से। मास्टरी का मतलब है इसके अंदर आप हर एक चीज तो सीख रहे हो, हर एक चीज। हाँ जी, अभी आपने REST API सीखी है, आपने सर्वर साइड रेंडरिंग सीख ली है, फाइल अपलोडिंग वगैरह, ऑथेंटिकेशन, परमिशन बेस्ड मॉडल, आपने सारी चीजें सीख ली हैं। और किस तरीके से स्ट्रक्चर सेटअप करना है वो भी आपने सीख लिया है, कैसे आप फाइल्स को अपलोड करके कहीं पर रख सकते हो, कुकीज़ का कैसे सेटअप करना है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, JWT टोकन वगैरह, और कैसे हैंडलिंग करनी है सब चीज़ों की, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होना है, ये सभी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से सीख ली है ना। अब जो डेटाबेस के साथ क्वेरीज है ना, वे आप अपनी लगा सकते हो जो भी आपको लगानी है। जैसे कि मैं फाइंड की लगाता हूँ, गेट की लगाता हूँ, अपडेट की लगाता हूँ, तो ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और जब आप इनको लगाओगे ना, कहीं पर आप फंसोगे एरर में, तो आप वो कमेंट पे पूछ सकते हो या फिर ChatGPT से भी पूछ सकते हो, तो वो आपको आंसर देगा। तो वहाँ से भी आप सीखोगे। हाँ जी, वहाँ से भी आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे कि किस तरीके से क्वेरी लगाई जाए। मैं एक स्पेशल ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा MongoDB का, जहाँ पर आपको कंप्लीट MongoDB के
बारे में बताऊंगा कि कैसे MongoDB यूज़ करा जाता है, किस किस टाइप की आप क्वेरीज उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी ना, उसके अंदर हम सॉकेट भी करेंगे, आपकी GraphQL भी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं। इस बैकएंड के कोर्स से आप सारी चीज़ें सीख के जाओगे बैकएंड में जो जो अवेलेबल हैं विद प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, जब ये हमारा जो टॉपिक्स हैं वे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एक कंप्लीट फुल स्टैक चैट ऐप बनाएंगे, एक कंप्लीट फुल स्टैक ब्लॉग ऐप बनाएंगे, और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे माइंड में जो मैं आपसे बनवाने वाला हूँ, ठीक है। और वो कंप्लीटेड फुल स्टैक होंगी, बिल्कुल स्क्रैच से, यहीं पर हम सब कुछ डिज़ाइन करेंगे आपके सामने ही, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी जो CSS है, डिज़ाइनिंग है, वो मैं बाहर ही रख लूँ ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो आप खुद भी कर सकते हो, डिज़ाइनिंग तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।